हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीब सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं यूनिट 2 ऑपरेटिंग वेव के 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट लेके आया हूँ। ये क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के लिए है और ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई सैंपल पेपर सबको मिक्स करके मैंने एक कंपाइल किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। तो कहता है कि एन एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड वाया वेब ब्राउजर ओवर ए नेटवर्क कनेक्शन इज कॉल्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब जो आप वेब ब्राउजर के थ्रू जिस एप्लीकेशन को आप एक्सेस करते हो इंटरनेट की मदद से, नेटवर्क की मदद से, उसे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो देखिए, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के जो एडवांटेज हैं, जो आपको बड़े आसानी से लिखने हैं, सबसे पहली बात होती है एबिलिटी 24/7। जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे बैठ के हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप एनी टाइम एनीवेयर कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अलाउ एक्सेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम, ऑफिस, कार। तो मैंने अभी बताया एनीवेयर, है ना, एनी प्लेस, कहीं से भी। आप रास्ते में हैं, आप घर में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। कैन यूज फॉर फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, दैट इज अनदर एडवांटेज। एंड कैन बी यूज टू गेट गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। ठीक है। तो these are the advantages of web based application. How many types of the web based application? The web based online application can be categorized into two categories. कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है? टू कैटेगरीज में। तो द फर्स्ट इज एप्लीकेशन रिक्वायर फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड अलाउ इंटरेक्शन। मतलब दो तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। एक ऐसा जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की व्यवस्था होती है और एक ऐसा होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। Give the example of financial online transaction based web applications। तो देखिए, फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बेस्ड वेब एप्लीकेशंस का अगर आप एग्जांपल चेक करना चाहते हैं तो उसमें आपका रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम आ जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग आ जाएगा, बिल पेमेंट्स आ जाएगा। मतलब आप सिंपल सा समझिए कि आप उन सारे एप्लीकेशंस का नाम लिख सकते हो जहां भी मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। Give the example of information providing web application, e-governments, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, मेरा खुद का वेबसाइट जिसे आप कई बार आपने एक्सेस किया है, माईसीएस ट्यूटोरियल, अंजीब सिंह एकेडमी। तो ये सब किस में आएंगे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग वेब एप्लीकेशंस में आ जाएंगे। व्हाट इज एन ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। ये ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है? तो कहता है कि ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इज a web-based application which allows booking, cancellations of tickets through use of internet. A user can retrieve information and perform transaction related to reservation of tickets. मतलब कि जो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है वो, सबसे पहली बात तो आपको ये बताना है कि वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और वो हमें टिकट बुक करने का और कैंसिलेशंस करने का एक फैसिलिटी देती है। दूसरा, आपको ये भी बता सकते हो कि दिस इज द कैटेगरीज ऑफ द फाइनेंशियल ऑनलाइन एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल वेब एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आ जाएगा ये। ठीक है। और इसकी मदद से हम जितने भी टिकट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, ट्रेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं या फ्लाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, वो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, हम ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और हम टिकट बुक भी कर सकते हैं। गिव द एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। अब ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो देयर आर सो मेनी सर्विस प्रोवाइडर विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू बुक देयर टिकट। जैसे एयरलाइन की टिकट आपको चाहिए, आपको रेलवे की टिकट चाहिए, आपको बस की टिकट चाहिए, आपको मूवी की टिकट चाहिए, आप होटल बुक कर सकते हैं, आप कार बुक कर सकते हैं, आप टूर एंड ट्रेवल का पैकेज ले सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमें ऑनलाइन मिल जाती है। तो ये सभी ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स की कैटेगरी में आएंगे। What are the advantages of online reservation systems for consumers? तो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स आर एडवांटेजियस फॉर बोथ, इट्स नॉट ओनली फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए ये एडवांटेज नहीं है, ये कंपनी के लिए भी एडवांटेज होता है इसका और कंज्यूमर के लिए भी होता है। ठीक है। तो अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि इसके क्या एडवांटेज हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज आता है कन्वीनियंसी। क्या कन्वीनियंट? इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर। आप यू कैन बुक योर टिकट्स एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी, ऑफिस, ट्रैवलिंग, घर, कहीं से भी। मेकिंग चेंजेस टू द बुकिंग लाइक कैंसिलेशन, अपग्रेडेशन इज ऑल्सो इजी। सेव टाइम, डजंट रिक्वायर टू मूव एनीवेयर एंड यू कैन सेव योर टाइम। आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। एंड गोइंग फिजिकली टू ए बुकिंग ऑफिस, पार्किंग टाइम एंड मनी।
Price comparison. While you are doing the online booking, you have options. You can compare the price. You can check the price of the other service provider कि कोई और अगर फ्लाइट की टिकट आप ले रहे हो तो मेक माई ट्रिप क्या ऑफर दे रहा है, आईआरसीटी क्या ऑफर दे रहा है, तो यू कैन जस्ट कंपेयर, है ना। तो ऑनलाइन बुकिंग अलाउज द कस्टमर टू चेक द प्राइस, कंपेयर देन एंड गेट द बेस्ट डील। सिक्योरिटी, ऑनलाइन यूजर साइट्स रिक्वायर द यूजर्स टू क्रिएट देयर प्रोफाइल तो एंड विद देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड दिस वे यू कैन secure your personal information. Confirmation reservation, immediately you are get the confirmations while booking the ticket. जैसे ही आपकी टिकट बुक होती है, you will get the confirmation in a seconds. This is very fast and secure process. Okay, next है making choices. In online booking, the user can see the arrangement of the seats, select a particular seat, etc. You have options. You can choose which worth you want, which types of seats you want, discount schemes. You will get the some special discount online while you are making the payments, while you are booking the tickets. So these are the facility, these are the advantages for the consumer. It is not like that. So what is the advantage of online user system for company or service provider? As I told you, this is the advantages for the both company and consumer also. As I discuss about the consumer, now let's see what is the advantage for the provider. They require less staffing, less manpower is required as every task is done through the computers. No physical place or restriction. The organizations can operate from the basement, a small room, garage, can use the spaces as per their needs. Online organizations reduce their bill also, the bill of office rent, electricity, etc. Global access, it provide the access to anyone respective of their physical location. The scope of access of online reservation system becomes large in comparison to physical reservation systems. Who has to access the internet can search for the reservations. Means if you are in Delhi, so you definitely you will not go to Bhopal to book your ticket, है ना, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर भोपाल में है तो, ठीक है। What things you must have if you want to book tickets online, that is want to use online reservation system. तो कहता है कि ऑनलाइन सिस्टम अगर हमको यूज करना है तो हमारे पास एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, और पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए, वॉलेट होनी चाहिए, तभी हम जाके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। क्वेश्चन अवेलेबल कहता है कि व्हाट प्रिकॉशन यू मस्ट बी टेक while डूइंग ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। मतलब जब आप ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम को यूज करोगे तो आपको क्या-क्या प्रिकॉशन लेना होगा। तो कहते हैं कि आपको इन सारे प्रिकॉशंस पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला चीज़ है अपने पासवर्ड्स को हमेशा कॉम्प्लेक्स बनाइए। ऐसा नहीं कि आप किसी को पासवर्ड बता दीजिए, मिक्स केसेस का कॉम्बिनेशन रखिए। मिक्स केसेस का मतलब हो गया स्मॉल और अपर लेटर का कॉम्बिनेशन बनाइए, नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए, स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कीजिए। और आजकल कई जगहों पे आपने देखा होगा, अगर आप यूज़र आईडी कहीं क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब वो आपको कहता है कि आप अपने पासवर्ड्स को सेट करें, तो वो हमेशा कहता है कि आपका पासवर्ड इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और भी होता है, वो मैंडेटरी करता है कि आप एक लेटर कम से कम अपर केस में होना चाहिए, ठीक है? कभी भी अपने पासवर्ड्स को डोंट लीव और शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन, किसी से शेयर मत कीजिए। अपने नाम को, अपने नियर डियर्स के नाम को एज़ अ पासवर्ड कभी मत यूज़। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द स्टेप्स ऑफ यूजिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। अगर आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम यूज करना है तो आप कैसे उसको यूज करोगे। तो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम को यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपना ब्रेव ब्राउजर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उस वेबसाइट्स पे जाना होगा, सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट्स पे जिसका जिसके थ्रू आप टिकट बुक करना चाहते हैं, यानी कि उसके यूआरएल को टाइप करना होगा। अगर आपको यूआरएल नहीं पता है तो आप सर्च भी कर सकते हो गूगल सर्च इंजन की मदद से या बिंग सर्च इंजन के मदद से। अगर आपके पास रजिस्टर्ड यूजर आईडी एंड पासवर्ड है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइन अप कहते हैं। तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। सक्सेसफुल साइन अप के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप वहां पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको सर्चिंग की फैसिलिटी मिलती है। आप जर्नी के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक की ट्रेन लेनी है या कहाँ से कहाँ तक की फ्लाइट लेनी है, डेट डिसाइड करना होता है। फर्दर आप उसमें चेक करते हो कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस-किस ट्रेन में सीट्स अवेलेबल हैं, किस-किस फ्लाइट में सीट अवेलेबल है, और अकॉर्डिंगली आप अपनी बुकिंग को कंफर्म करते हो और एट लास्ट आप पेमेंट कर देते हो और आपकी बुकिंग हो जाती है और आपको एक मैसेज, मेल और एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आपके पास आ जाता है। एक्सपेंड आईआरसीटीसी। सॉरी, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईआरसीटी स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशंस, ठीक है? विच ऑनलाइन पोर्टल कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग। तो उसके लिए भी हम आईआरसीटी का ही इस्तेमाल करते हैं।
अनन्या जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक करना चाह रही है। 2 प्रिकॉशन बताइए जो अनन्या को लेना चाहिए व्हाइल मेकिंग द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और 3 एडवांटेज बताइए ऑनलाइन पेमेंट का। तो प्रिकॉशन मैंने अभी पीछे भी बताया था कि सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना होगा, आपके पासवर्ड्स को किसी को शेयर नहीं करना होगा। बी कॉशियस नॉट टू लीव पासवर्ड अराउंड, कहीं किसी के साथ शेयर मत कीजिए, अपने नाम का इस्तेमाल मत कीजिए पासवर्ड्स में। साइट्स ऑथेंटिक साइट्स के थ्रू ही काम कीजिए, अपने हिस्ट्री और कुकीज को आपको डिलीट कर देना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो अनन्या को लेना चाहिए। कुछ एडवांटेज हैं, डज नॉट हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, इसके जो मतलब अगर आप ऑनलाइन सेशन करते हैं तो आपको कहीं कतार में जाके खड़े होने की जरूरत नहीं होती है, किसी को कुछ डोनेशन देने की जरूरत नहीं होती है, आप अपनी सुविधा के अनुसार से पेमेंट कर सकते हैं। Mention any 3 advantage of online users and 2 challenges faced end user while booking the railway ticket। पहले तो एडवांटेज बताना है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का, और फिर आपको चैलेंजेस बताने हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का। तो एडवांटेज में आपको अभी मैंने बताया था कि आप सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पोर्टेबिलिटी का, कि आप कहीं से किसी भी जगह से आप किसी भी टाइम पे टिकट बुक कर सकते हैं। आप प्राइस चेक करके कंपेयर कर सकते हैं और बेस्ट डील को डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने सीट्स के अरेंजमेंट को भी डिसाइड कर सकते हैं, सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेस मैन पावर इज रिक्वायर्ड टू एवरी टास्क, मतलब कंप्यूटर्स के थ्रू आपको इस काम को करना है, किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन बिजनेस ऑल्सो रिड्यूस द बिल ऑफ द ऑफिस रेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो एक एडवांटेज ये भी मिल जाता है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब इसके कुछ चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंजेस होते हैं कि जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करने के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था देनी होती है ऑनलाइन कंपनी को, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। हर किसी का अपना अपना कैंसिलेशन पॉलिसीज होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पासवर्ड फील्ड ऑन ऑनलाइन सिस्टम? तो पासवर्ड फील्ड का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको सिक्योर बनाता है, आपके लॉगिन को सिक्योर बनाता है, और उसकी मदद से क्या होगा कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर आपकी आईडी से लॉगिन नहीं कर सकते। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन? वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसमें से? दे डू नॉट नीड बी इंस्टॉल, दे आर अवेलेबल 24/7, दे आर स्लो एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर बेस्ड, दे ऑफर कॉस्ट। तो ऑप्शन सी जो है ये अनऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हमेशा स्लो होते हैं, इट टोटली डिपेंड अपॉन द इंटरनेट कनेक्शंस होता है। इंटरनेट ट्रांजैक्शंस आर सब्सटेबल टू फ्रॉड। ठीक है, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज वाइटल। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए? 6 to 8 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्पेशल सिंबल होने चाहिए, सिर्फ नंबर होने चाहिए, बोथ ए एंड बी। तो स्वाभाविक है बोथ ए एंड बी होना चाहिए। अल्फान्यूमेरिक भी, अल्फान्यूमेरिक का मतलब हो गया अल्फाबेट एज वेल एज नंबर, और स्पेशल सिंबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। Online evaluation systems are the advantageous both for the company providing evaluation services and for the consumer who uses the online evaluation system for the booking. So user can read reviews posted by people while making choice during sessions. More manpower is required to provide the ensure smooth function. Correct the justification. Choose the correct justifications to the statements given below. मतलब आपको इसमें से स्पेसिफाई करके बताना है ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से। ओनली वन, ओनली टू, ओनली बोथ वन एंड टू। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन ज्यादा ऑथेंटिक है, दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। स्मूथ फंक्शंस के लिए हमें लेस मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है जब हम ऑनलाइन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यूजर कैन रीड रिव्यूज। रिव्यूज हम देख सकते हैं जब हम ऑनलाइन रिजर्वेशंस को सेलेक्ट करते हैं, किस फ्लाइट की कैसी सर्विस है, इसके बेसिस पे। ये 21 क्वेश्चंस क्या कहता है? व्हाट इज द ई गवर्नेंस? सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एंड इट इज यूज्ड फॉर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मींस जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को यूज करना शुरू करता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स को, गवर्नमेंट्स, फॉर द गवर्नमेंट्स, बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर द सिटीजन, तो उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस? अब देखिए ऑब्जेक्टिव होता क्या है गवर्नेंस का? ई गवर्नेंस जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को यूज करके आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं गवर्नमेंट्स के, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो सकते हैं, वो इस आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको अवेलेबल कराते हैं। हाउ ई गवर्नेंस डज एम्पावर द सिटीजंस? गिव 3 पॉइंट्स। ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस एम्पावर्स द सिटीजन सोशली एंड इकोनॉमिकली। देखिए आपको मतलब एम्पावर करता है सोशली एंड एनहांस देयर लाइव्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड बेटर सर्विसेज। It enables citizens to access information directly without paying any money to the middleman or a tout. It assures transparency in the systems. तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स हैं, इसके 3 पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
राइट द एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस के क्या एडवांटेज हैं? ये सेम क्वेश्चन है एक जैसा, आप दोनों जब में सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ई गवर्नेंस empowers the citizens socially and economically and enhance their lives by providing them with quality information and better services. Enables the citizen to access the information directly without paying any money to a middleman or tout. It uses its assures transparency in the systems. What tools are including the ICT? ICT में क्या क्या टूल्स इंक्लूड होते हैं? तो आईसीटी के अंदर अगर हम बात करें तो इंटरनेट, कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क, मोबाइल्स, स्मार्टफोन, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। व्हाट फैसिलिटेट्स द आईसीटी? तो यूज ऑफ आईसीटी जो है वो हमें सबसे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो बेसिक चीज है, तो इट्स प्रोवाइड access to information for the citizen by the government. Write the list of the 3 ICT enabled services set up by the government. The government has set up ICT enabled services are registration of birth and death certificate, booking of railway tickets, RTI application submission, FIR complaint, online FIR complaint. How many categories? How many category of the services of the e-government's portal? How many category of the services of the e-government's portal? The services of the e-governance portal can broadly classified into the two categories. एक कैटेगरी होता है which provide the information और एक कैटेगरी होता है which provide the online services. तो ये जो आपने देखा ये ऑनलाइन सर्विसेज की कैटेगरी में आएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी एनईटी? एनआईसी जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। एन से नेशनल, आई से इंफॉर्मेटिक्स, सी से सेंटर और एनईटी जो हो गया वो हमारा नेटवर्क हो जाता है। व्हाट इज द मेन थ्रस्ट फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? अगर हम इंडिया की बात करें तो द मेन थ्रस्ट फॉर द ई गवर्नेंस वाज प्रोवाइडेड बाय द लॉन्चिंग ऑफ एनआईसी नेट इन 1987। एनआईसी नेट इज द नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये ई गवर्नेंस के लिए सबसे मेन थ्रस्ट था। Question number 31 is asking under which program all district offices are computerizing? इसका आंसर है under the District Information System of the National Informatics Center DISC. DISNIC program to computerize all district offices in the country for which free hardware and software was offered to the state government. The next question, question number 32, what boosted the e-governance process and in which year? The formulation of National E-Governance Plan NEGP by the Department of Electronics and Information Technology DITY and Department of Administrative Reforms and Public Grievances DAR and PG in 2006 has boosted the e-governance process. Question number 33, write the full form of the following. This is a very important question. NEGP का full form क्या होता है? DIS NIC का full form क्या होता है? DSI NIC का DAR and PG का क्या होता है? DEITY MOCIT NEGD MMP NEGP। तो NEGP रिपीट हो चुका है यहाँ पे, इसकी हमें जो होती है दिस इज ऑलरेडी डन। तो आइए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। NEGP का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। DIS NIC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। DAR एंड PG का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज। DEITY का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। MOCIT का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NEGD का फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। MMP का फुल फॉर्म है मिशन मोड प्रोजेक्ट्स एंड NEGP का फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द सेंट्रल इनिशिएटिव्स फॉर ई गवर्नेंस। तो आइए देखते हैं सम ऑफ द सेंट्रल इनिशिएटिव फॉर द ई गवर्नेंस आर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान दैट इज नोन एज द NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD, ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, सिटीजन सर्विस, बिजनेस सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव R&D in e-governance. Question number 35. Write the name of the area in which state government have taken initiative for e-governance.
State governments have also taken the initiative in the area of agriculture, commercial taxes, district employment exchange, land records, municipalities, gram panchayats, police, road transport, and treasury. Question number 36. Which website of India is known as the National Portal of India? CBSE क्वेश्चन पेपर 2019 में पूछा गया था. www.india.gov.in. What is the www.india.gov.in or what is the National Portal of India? India.gov.in is the National Portal of India. Okay, which provides a single window access to informations and services being provided by the various Indian government entities. The content of this portal is the result of a collaborative effort of various Indian government ministries and departments and the central state district level. This portal is the mission mode project under the national government's plan designed and maintained by National Informatics Center DEITY MOCIT Government of India. Question number 38. Which websites of India is known as the Government of India Web Directory? The answer is www.goidirectory.nic.in. What are the features of Government of India Web Directory? The www.goidirectory.nic.in is the Government of India Web Directory. This portal is one point source to access all Indian government websites at all levels and from all sectors. It includes sites of different states and union territories of India, sites of government and departments like judiciary and legislature. It also provides information about the various sectors like education and agriculture. Question number 40 को देखते हैं. That is use of electronic. That is the use of electronic, that is information and communication technology tools for governments, by the governments, for the citizen. The answer is e-governance. E-governance इसका आंसर होगा. तो नंबर 41 क्या कहता है कि what is online shopping? Online shopping is an e-commerce applications where the customer can purchase goods over the internet. ठीक है, तो किसी भी तरह की शॉपिंग अगर आप ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट की मदद से करते हैं, तो उसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं. चाहे फ्लिपकार्ट पे आप परचेज करें, अमेजन पे करें, मिंत्रा पे करें, मीशो पे करें, किसी भी जगह पे. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग? इसके क्या-क्या फीचर्स हैं? तो ऑनलाइन शॉपिंग एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस है, जहाँ पे आपको गुड्स परचेज़ करने की फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप गुड्स को चेक कर सकते हो, डिस्प्लेड अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ गुड्स, select the goods to be purchased and store them in their online shopping basket. Payments can be made through the credit card, debit card, and net banking, and get goods delivered at your specified address. So these are the advantages. Means you can easily purchase the anything. Okay. What are the benefits of the online shopping? These questions are repeated, I think. Okay, okay. What are the benefits and what are the features? No, not repeated. These are the features and these are the benefits. So online shopping is useful in many situations. Some of the situations are where we are going to use the online shopping. The customer does not have enough time to visit. Means the first thing, you are going to save your time and you are not going to anywhere else. The store where you will get what you need may be very far off. ऐसा हो सकता है. Something you want to buy, but the shop is not nearby your location. The money spent in traveling to the store, parking the car, etc., is much more the overhead. If any, in case of the online shopping, we are not going to do this. We are not going to travel. We are not going to park our car. The product you may require is not available at your market where you are going. It's not guaranteed that you will get that product. If you are not familiar with this and you want to send a product to your friend, that is very easy. In case of the online shopping, you have to just deliver address, you have to give your friend address, and it will save your time, it will save your energy and everything. You do not have time during the shopping hours. You can do online shopping from your office, home, friend's place, anywhere, anytime. This thus there are no fixed shopping hours. Online shopping also has bargain offers for the customer delight. Due to review facility, you can also know about the popularity of the item you are purchasing. So these are the some benefits of the online shopping. Okay. The next question, choose the correct sequence to be followed while buying online. A. Provide your details or log into bank account. Add items in the shopping cart. Choose payment option. Select buy option. So what is the correct option? The first, we have to add the items in a shopping cart. Then choose payment, select the buy options. Then choose payment options, make payment.
and then you have to log into your bank account. So this is the way of buying anything online. The next is Dash is an e-commerce application. Dash is an e-commerce application where the customer can purchase goods over the internet. That is the online shopping. That is the online shopping. Online shopping is an e-commerce application where the customer can purchase goods over the internet. Define shopping cart. These are the questions related to the CBSE sample question paper. Online shopping stores also provide a shopping cart or basket. You can select the product that you wish to buy and add them to your shopping cart. Shopping cart means it is just like a basket where we are adding our product. Just like this, you are doing the shopping and you are purchasing anything and you are keeping the things inside the basket is the same as. Aman wants to shop shoes online. Write detailed step or procedures to be followed while shopping online. So the detailed procedures to be followed while shopping online are: open the shopping sites from where you want to shop online, log in with your username and password, and then and you can select the products that you wish to buy and add them to your shopping cart. Having selected your products, you can view what you have selected and the total amount to be paid by you. We may delete any product if you want from your shopping cart, or you don't want to make the payment, or you don't have enough amount in your account. Read the term and conditions before making the product. So these are the some procedures and steps you have to follow while you are doing the shopping online. Write the different methods of bill payment. So in so many ways you can do the billing payments of the bill. The first, by using the credit card, by using the debit card, net banking, e-gift voucher, cash on delivery, wire transfer, etc. There are lots of options are there. Write the name of the government services which allow bill payment online. Bill payments can also be made for the several government services like electricity bill, water bill, property tax, income tax payments, etc. राइट द पेमेंट मोड अलाउज बाय द फ्लिपकार्ट। तो नॉर्मली किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स के पेमेंट मोड मिलते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, डेबिट कार्ड का मिलता है, नेट बैंकिंग होता है, ई गिफ्ट वाउचर भी होता है, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यू कैन बाय थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग और फ्लिपकार्ट। तो हम सभी को पता है कि इफ वी आर गोइंग टू बाय द एनी प्रोडक्ट ऑन द ऑनलाइन, तो वी कैन बाय द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। देयर आर लॉट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज लाइक मूवी, म्यूजिक, गेम्स, मोबाइल्स, कैमरा, कंप्यूटर, हेल्थ केयर, पर्सनल प्रोडक्ट, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, परफ्यूम, टॉयज, apparel, shoes, books, cosmetics, and mobiles. So there are lots of options are available there. What is eBay? eBay is nowadays eBay is not available, but in your book it is given. तो आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। eBay क्या है? तो eBay for buying and selling products। ठीक है, आप सेल बाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं अपने किसी प्रोडक्ट्स का, जैसे आजकल ओलेक्स का नाम हम लोग जानते हैं। इन कैटेगरीज लाइक मूवी, म्यूजिक, गेम्स, मोबाइल, कैमरा, कंप्यूटर, हेल्थ केयर, पर्सनल प्रोडक्ट्स, तो इस तरह के कई भी चीजों को आप बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ eBay। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एग्जांपल ऑफ 3 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास amazon.co.in है, flip.com है, ebay.com है, yebi.com है, मिंत्रा है, IBIBO है, snapdeal.com है, infibim.com है, एक्सेट्रा कई सारे वेबसाइट्स हैं। आप इनके अलावा भी अगर किसी वेबसाइट्स को जानते हैं जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आप उसका नाम लिख सकते हो। What is online tutoring? ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है ये? तो देखो, ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स हेल्प द यूजर्स इन लर्निंग लाइक यूजिंग सॉफ्टवेयर, वीडियोस, गेम और लेसन। जहाँ पे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, वीडियो गेम का इस्तेमाल करते हो और इसकी मदद से आप कुछ लर्निंग करते हो, उसे हम ऑनलाइन कोर्सेज कहते हैं। इन ऑनलाइन ट्यूटरिंग और लर्निंग, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर एट फिजिकली डिफरेंट लोकेशंस एंड कनेक्टेड टू ईच अदर वाया इंटरनेट, जैसे जूम मीटिंग, यूट्यूब वीडियो के थ्रू। जैसे अभी आप लर्निंग कर रहे हो तो मैं तो कहीं और हूँ और आप कहीं और बैठे होंगे, तो ये जो लर्निंग होती है इसी को हम ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग? अब ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हैं। आपके बुक के हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट है फ्रीडम टू द लर्नर। इट्स गिव्स द फ्रीडम टू द लर्नर टू लर्न एट देयर कन्वीनियंट लोकेशन, कन्वीनियंट टाइम एंड देयर ऑन पेस ऑफ लर्निंग। पेस ऑफ लर्निंग का मतलब हो गया आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं।
देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ एज। किसी को नहीं पता है कि ऑनलाइन पढ़ने वाला कौन किस साल का बच्चा है, कितने उम्र का है, किसी को नहीं पता है। तो देयर नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ एज, कास्ट, जेंडर, बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशंस ऑफ द लर्नर। The tutorials may be enriched with the audio and video information, which makes learning more enjoyable and attractive. Tutorials and tests are available for almost all topics, sometimes in regional language also. So these are the some benefits of the online learning. How many types of the online tutorial? There are three types of the online tutorial. एक तो वीडियो और स्लाइड ट्यूटोरियल हो सकते हैं, एक इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल हो सकते हैं, एंड देयर इज अ वन ऑफ दिस अनदर टाइप्स दैट इज कॉल्ड वेबिनार। तो वेबिनार भी हो सकता है। What kinds of interactions with the user is required in different types of online tutorial? This is the 57th question. कि what types of interactions with the user is required in different types of, मतलब कैसे कैसे interaction हमें करने पड़ेंगे। तो कहता है in online tutorials, as we know there are three types of the online tutorials. So in case of the video and slide tutorials, where video or slides of the lectures are available and learner can visit the sites and YouTube channel and they can view that tutorial. Interactive tutorials require a user to follow the instructions, perform the desired action, and get a feedback. Means you can get the feedback at the time of the tutorials only. Okay. Webinars. This is a real-time lectures where users participate in the lectures and may ask some questions and get their questions, queries answered. Question number 58 देखते हैं. Give the example of two online educational sites, mycstutorial.in and gibsonacademy.in, khanacademy.org, edtutor.com. So these are the some information, some websites. Through there you can get the education online. What is Khan Academy? तो खान एकेडमी क्या है, आइए जानते हैं खान एकेडमी के बारे में। तो खान एकेडमी is an educational website created in 2006 by educator. The websites host video tutorials on different subjects like mathematics, history, physics, chemistry, civics, and economics. The learner can view the video lectures at their convenience. What is udacity.org? Nowadays, these sites are very popular. Udacity.org is a site which offers online courses for the development of technical skills. It's not provide the normal education. It's provide the informations about educations or courses about the technical skills. It claims to provide projects built by the technical leaders like Google, AT&T, and the site provides verified certificates for a fee also. Means you can get the certificate, but for that you have to give some fee. For 61, what is the coursera.org and edx.org? So coursera.org and edx.org, those both are provide the high quality online courses, and they provide the courses in free, but not the all courses are free here, in collaboration with various universities across the globe. They aim to provide free online education through its partner worldwide. The courses include topics from humanities, science, engineering, including courses at school level, and these sites provide verified certificates also for the several courses for a fee. Matlab, for that purpose, you have to provide the give some fee also. What is the w3schools.com? This is the most popular website. w3school.com offers the free tutorials in all web development technology like HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. What is the gcflearnfree.org? gcflearnfree.org. gcflearnfree.org. Actually, it creates and provides the high quality and provides quality, innovative, and online learning opportunities to anyone who wants to improve the technology, literacy, and math skills needed to be successful in both work and life. It has 750 different lessons provided absolutely free. GCF Learning ORG is a worldwide leader in online education. Okay, so okay. Next question is question number 64. How can you get benefit of the NCRT portal? Definitely, NCRT portal is a good steps taken by the government. NCRT portal that provide the online learning resources in the form of the e-books, journal, question paper, children book, etc. You can visit here and you can see the different resources which are available here. एनसीईआरटी पोर्टल पे जाने के लिए आपको एनसीईआरटी डॉट आप एनसीईआरटी करके गूगल कर सकते हैं. यू कैन इजिली विजिट इट देयर. राइट द नेम ऑफ द वेबसाइट्स व्हिच प्रोवाइड्स ऑनलाइन टेस्ट फैसिलिटी. देयर आर सो मेनी websites which provide the test facility. There are so many websites which provide the test facility to do the online test. Some are britishstudy.com.
quizzes, grammar test, PHP site that allows the learner to test their English grammar for free. There is Pearson's View in India, viewindia.com is at indiaoverview.html is the site of a standardized test for the reading and verbal reasoning skills designed by the USA-based Law School Admission Council for use by the law schools in India. This is a paid site. Question number 66. How students are benefited from online learning? What are the various ways of online learning? Name two educational website. CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर से लिया गया क्वेश्चन है. इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू लर्न. मतलब ऑनलाइन लर्निंग का आपको सबसे पहले बेनिफिट जानना है. तो क्या बेनिफिट है? फ्रीडम टू द लर्नर टू लर्न एट देयर कन्वीनियंट लोकेशंस, कन्वीनियंट टाइम एंड एट देयर ऑन पेस ऑफ लर्निंग. तो ये क्या है? ये इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं. दूसरा बेनिफिट्स क्या हो सकता है? देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज. देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज. तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे एज के रिगार्ड्स अगर देखा जाए. मतलब कोई भी कैटेगरी का बच्चा, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है. ऐसा नहीं कि आपकी एज ज़्यादा हो गई तो आप नहीं पढ़ सकते हैं. कोई भी यहाँ पे जाके एजुकेशन अवेल कर सकता है. तो ये इसका एडवांटेज है, बेनिफिट है. ओके. No discriminations of age, caste, gender, background, or the qualification of the learner. The tutorials may be enriched with the audio and video informations. ठीक है, कई तरह के informations हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे. आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा एक बार इसकी एडिटिंग भी कर देता हूँ. बुलेट पॉइंट्स. हाँ, the tutorials may be enriched with the audio and video information, which makes learning more enjoyable, attractive. Also, tutorials and tests are available in regional language also. तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे कि जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होते हैं. तो आपको इसका भी फायदा मिलेगा देखने को. ठीक है. टाइप्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग की अगर हम बात करें तो कई तरह के ऑनलाइन लर्निंग है, जैसे वीडियो स्लाइड ट्यूटोरियल, जहाँ पे वीडियो और स्लाइड्स लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं. लर्नर कैन विजिट द साइट एंड व्यू द ट्यूटोरियल्स. इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसमें कि आपको कई सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं और आप डिजायर्ड एक्शंस लेते हैं, फीडबैक देते हैं वहाँ पे. वेबिनार्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं हमारे ट्यूटोरियल्स, जो रियल टाइम लेक्चर्स होते हैं. यूजर पार्टिसिपेट्स इन द लेक्चर एंड आप क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पे कर सकते हैं. तो 3 तरह के ट्यूटोरियल्स हो गए. वीडियो स्लाइड ट्यूटोरियल हो गए, इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स हो गए और वेबिनार हो गए. एग्जांपल के तौर पे खान एकेडमी, यूडेसिटी, कोर्सेरा. ठीक है. माईसीएस ट्यूटोरियल भी हो सकता है आपके लिए. व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशंस? वेब एप्लीकेशंस क्या होता है? तो देखो, वेब एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन ए रिमोट सर्वर एंड इट इज ऑनलाइन एंड डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू ए वेब ब्राउजर इंटरफेस. वेब एप्लीकेशंस में भी डिफरेंट काइंड्स, जैसे क्विज, गेम, बिल कैलकुलेटर एक्सेट्रा. तो कुछ इस तरीके के वेब एप्लीकेशंस हो सकते हैं. What is the web-based application development? Web-based application development का मतलब होता है process of developing web applications. उसे हम web-based application development कहते हैं. What do you mean by the project? Project क्या होता है? तो project is a task that is undertaken to create a unique product, service or result. What are the key characteristics of a project? किसी प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? तो की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, तो वो हो सकते हैं कि प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट का एक बिगिनिंग और एंड होता है. एक्सटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिफाइंड होता है. इट हैज बाउंड्री, उसकी अपनी बाउंड्री होती है, उसका लिमिटेशन पता होता है. प्रोजेक्ट्स को कोई फाइनाइट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें बताना होता है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. अ प्रोजेक्ट हैज अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, उसका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है. डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड डेट्स होते हैं उसके. प्रोजेक्ट इज कंप्लीट व्हेन इट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. द ऑब्जेक्टिव इज स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइबल होते हैं वहां पे. नंबर 71 आपसे कहता है व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू अ सेट ऑफ एक्टिविटीज डिफाइंड विद इन द टाइम फ्रेम टू प्रोड्यूस द एंड रिजल्ट. अगर आप यहां तक भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा. इट इज द एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज, skills, tools and techniques to project activities to meet the project requirements. ठीक है. तो आप पहला पैराग्राफ भी अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा. व्हाट आर द फेज इन द वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट? सीबीएसई को सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द 4 फेजेस. टोटल 4 फेजेस होते हैं इसके अंदर में. और वो फेजेस क्या क्या होते हैं जरा से उसको देखते हैं. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस हमें कई तरह के फेजेस को फॉलो करना होता है. सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट डिफिनेशन फेज, डिजाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड टेस्टिंग फेज. तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ये 4 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं. तो वेब एप्लीकेशन भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, तो इसके लिए भी हमें यही से 4 इंपॉर्टेंट फेज को फॉलो करने होंगे. रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग. व्हाट इज द प्लानिंग? क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज? क्या होता है? तो प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज इज द रिक्वायर्ड टू बी मॉनिटर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. मतलब इसका मेन काम होता है कि आपको चेक करना होता है कि जब आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. प्रोजेक्ट प्लान लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज
है ना? प्रोजेक्ट प्लान में हर एक एक्टिविटीज की लिस्टिंग होती है और इच एक्टिविटी इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर इट्स मॉनिटरिंग इज डिफाइंड लाइक ड्यूरेशन, कॉस्ट, शेड्यूल, रिसोर्सेज एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात करें कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो अभी हमने देखा था ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का लिया हुआ क्वेश्चन है, तो रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, मतलब 2 जगह पूछे गए होंगे, 2 साल पूछे गए होंगे। तो आपको जैसे होता है कि रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना था, और यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ नाम बताना था। तो दोनों में डिफरेंस ये है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक्सप्लेनेशन जैसे रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज का काम क्या होता है, हमने बताया कि 4 फेज होते हैं, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। रिक्वायरमेंट फेज में आपका काम होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना कि कस्टमर को किस किस चीज की जरूरत होती है, स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। डिजाइन फेज में क्या करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे बनेगा इसके ऊपर आप सोचते हैं, ठीक है, मतलब कोडिंग की बात होती है। इंप्लीमेंटेशन फेज में क्या होगा कि अब जहां भी आप इंप्लीमेंट करोगे तो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो डेटाबेस को क्रिएट करना होगा, फ्रंट एंड कनेक्टिविटी बनाना होगा उनके बीच में। और टेस्टिंग फेज में जब आपने प्रोजेक्ट बना लिया है तो उसको आप टेस्ट करके चेक करेंगे कि वो फ्रंट एंड बैक एंड प्रॉपर्ली कनेक्ट हो रहे हैं और नहीं हो रहे, प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सैंपल डेटा के बेसिस पे। फाइंडिंग ऑफ बग्स एंड फिक्सिंग देम हैपेंस इन डैश फेज। तो कहां पे होता है, ये टेस्टिंग फेज में होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह के एरर्स को ढूंढना और उसको कंप्लीट करना, उसको फिक्स करना, ये टेस्टिंग फेज का काम होता है। डिजाइन फेज में कोडिंग हो रहा होता है, इंप्लीमेंटेशन फेज में डाटाबेस कनेक्टिविटी हो रही होती है, और रिक्वायरमेंट फेज में एनालिसिस होता है। रिक्वायरमेंट्स हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस सॉफ्टवेयर के लिए। डैश फेज ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फॉर विच द वेब एप्लीकेशन टू बी डेवलप इज आइडेंटिफाई। तो स्वाभाविक है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं कि मतलब क्या है, क्या चाहिए, वो हमेशा रिक्वायरमेंट फेज के अंदर किया जाता है। द फिजिबिलिटी ऑफ द वेब एप्लीकेशन इज चेक्ड इन विच फेज, कि मतलब वो फिजिबल है या नहीं है। तो ये काम भी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज के अंदर ही होता है कि ये फिजिबल है या नहीं। मतलब फिजिबिलिटी के केस में आपको कई सारी चीजों को देखना होता है कि टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, कॉस्ट के हिसाब से फिजिबल है कि नहीं, और ऑपरेशनल है या नहीं, इन सारी चीजों को चेकआउट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है द स्कोप ऑफ वेब एप्लीकेशन इज डिफाइंड इन विच फेज। तो स्कोप ऑफ वेब एप्लीकेशन जो है ये भी हमारा रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज में ही होता है। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट फेज में कर रहे हैं। हम वेब एप्लीकेशंस क्या फिजिबिलिटी कहाँ चेक कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट फेज में कर रहे हैं। हम स्कोप ऑफ एप्लीकेशन कहाँ चेक कर रहे हैं, तो ये भी हम रिक्वायरमेंट फेज में कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फिजिबिलिटी यू हैव टू चेक अंडर द रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज। तो कहता है कि हमें 2 तरह की फिजिबिलिटी को चेक करना होता है ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस। एक हमारा होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या है, एक हमारा है टेक्निकल फिजिबिलिटी, और दूसरा क्या है हमारा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। तो ये 2 फिजिबिलिटी टेस्ट आपको कंप्लीट करने होते हैं रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज के अंदर में। अंडर द विच फिजिबिलिटी यू गेट द आंसर ऑफ इज इट पॉसिबल टू डू इट। तो उसके लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है जहां पे हम पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच फिजिबिलिटी यू कैन गेट द आंसर इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट। तो उसके लिए इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी होता है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज फिजिबल है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। 2 तरह का फिजिबिलिटी होता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी जहां पे हम टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशंस को देखते हैं कि टेक्निकली वो फिजिबल है कि नहीं, और दूसरा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी होता है जहां पे हम पैसे के हिसाब से देखते हैं कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ऐसा तो नहीं लॉस हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर ले कि अंडर द डिजाइन फेज यू कैन डिजाइन, हमें क्या क्या डिजाइन करना चाहिए। तो आंसर जैसा कि यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया गया है, तो इसके हिसाब से हो गया, आपको मैप ऑफ द वेब एप्लीकेशन साइट्स करना पड़ता है, डिजाइन एंड एप्लीकेशन डाटाबेस करना होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ द पेज भी आपको यहाँ पे डिजाइन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो अंडर द इम्प्लीमेंटेशन फेज हम क्या क्रिएट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है, हम यहाँ पे बैकएंड की बात करते हैं, और डेटा कनेक्टिविटी की बात होती है, और फ्रंट एंड की बात होती है। तो यानी कि यहाँ भी आंसर क्या बना हमारा, ऑल ऑफ दिस बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 84 कि व्हाट डू मीन बाय द बैकएंड डेटाबेस डिजाइन। देखिए बैकएंड और फ्रंट एंड दो टर्म है, इसका ध्यान रखिएगा। बैकएंड में हमेशा डेटाबेस की बात होती है, माइस्क्ल की बात होती है, जहां पे आप स्टोरेज करेंगे। जरूरी नहीं कि हमेशा माइस्क्ल ही हो, कोई और भी डेटाबेस एप्लीकेशन हो सकते हैं, बट वहां पे स्टोरेज की बात होती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको रिट्राइव करना, तो वो बैकएंड का काम होता है। फ्रंट एंड में क्या होता है, हम इंटरफेस डिजाइन करते हैं, यूजर इंटरफेस बनाते हैं, जो हमारा जावा लैंग्वेज के अंदर में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में होता है। Create the database and write the SQL code defining tables, attributes, relationship as per the requirement of application। इसे हम backend database के नाम से जानते हैं।
बैकएंड डेटाबेस के तौर पे आप क्या-क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं? आप माइस्क्ल यूज़ कर सकते हैं, आप ओरेकल कर सकते हैं, आप एमएस एक्सेस कर सकते हैं, आप एसक्यूएल लाइट कर सकते हैं, आप डेटाबेस 2 कर सकते हैं। तो और भी कई तरह के एग्जांपल अवेलेबल हैं। इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट डू मीन बाय द फ्रंट एंड डिजाइन? 85 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि फ्रंट एंड डिजाइन क्या होता है। गिव द एग्जांपल ऑफ फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। तो डेवलप द फ्रंट एंड, फ्रंट एंड का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, इसे हम यूजर इंटरफेस की बात करते हैं। तो जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस होता है, जो इंटरफेस आप बनाते हो ना, दैट इज द फ्रंट एंड। Develop the front end of the application as per the requirement. Use the page structure and the page layout, and you define in design phase to implement the front end code. यहाँ पे आपको क्या क्या, व्हाट डू मीन बाय द फ्रंट एंड का मतलब तो समझ में आ गया। फ्रंट एंड का मतलब होता है द इंटरफेस क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द जावा लैंग्वेज और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में हम करते क्या हैं एक्चुअली, हम वहाँ पे पेज स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करते हैं, पेज के लेआउट को डिसाइड करते हैं जो डिजाइन फेज में किया जाता है। हम उसके इनपुट्स को डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या इनपुट यूजर से लेना है फ्रंट एंड के थ्रू, और किस तरह के बटन्स आप वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हो। ये सारा काम आपको फ्रंट एंड में ही डिसाइड करना होता है। कहाँ आप लेबल लगाओगे, कहाँ आप टेक्स्ट बॉक्स लगाओगे, कहाँ रेडियो बटन, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स लगाओगे। और सॉफ्टवेयर जो यूज होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमारा जावा, पीएचपी, पाइथन एक्सेट्रा कई लैंग्वेज आ सकते हैं। अब आता है, अब आपने फ्रंट एंड भी बना दिया, आपके पास बैक एंड भी हो गए, तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करनी होती है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करनी होती है, सो दैट कि जब आप फ्रंट एंड इंटरफेस के थ्रू जब आप डेटा इनपुट कराओगे, तो उस डेटा को आप डेटाबेस में बैक एंड में स्टोर कर सको। उसे डेटा कनेक्टिविटी हम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी बात को पूछा जा रहा है कि व्हाट डू मीन बाय द डेटा कनेक्टिविटी। तो डेटा कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि फ्रंट एंड इंटरफेस और बैक एंड डेटाबेस के बीच में एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं, उसे हम कनेक्टिविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 जहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट यू नीड टू डू अंडर द टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में हम क्या करते हैं? तो टेस्टिंग फेज में कहता है कि हम कंप्लीट एप्लीकेशंस को टेस्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। हम मल्टीपल सैंपल डेटा के बेसिस पे चेक करते हैं। हम एप्लीकेशंस के बग्स को फाइंड आउट करते हैं और उसे फिक्स करते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं। बग्स का मतलब एरर से है। हम हर एक पेज के एप्लीकेशंस के हर एक पेज को टेस्ट करते हैं, उसके हर एक फीचर्स को टेस्ट किया जाता है। सिंस फिक्सिंग एन एरर इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द कोड, तो कोड को हम जब मॉडिफाई करते हैं तो उसको हम वैलिडेट भी करके चेक करते हैं कि आफ्टर मॉडिफिकेशन वो काम कर रहा है कि नहीं, और एट लास्ट हम फाइनल वैलिडेशन करते हैं उस प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा जा रहा है आपसे कि अमेजन इज एग्जांपल ऑफ विच कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में पूछा गया था ये। तो बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर, ये जो एप्लीकेशन है अमेजन, वो किस तरह का ई कॉमर्स वेबसाइट है? तो इसे हम B2C कहते हैं। B2B हो जाता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। 89 क्वेश्चन जहां आपसे ये पूछा जा रहा है कि लिस्ट एनी 4 वेज इन विच आईसीटी कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस इन टीचिंग एंड लर्निंग। ये भी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 से लिया गया है। तो आईसीटी इंप्रूव द इफेक्टिवनेस इन टीचिंग एंड लर्निंग बाय दिस वेज। पहला है, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू द लर्नर टू लर्न एट देयर ऑन लोकेशंस, देयर ऑन कन्वीनियंट टाइम, विद देयर ऑन पेस ऑफ लर्निंग। अपनी स्पीड से आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है। किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता है आईसीटी के कारण, एज लिमिटेशन, कास्ट, जेंडर, बैकग्राउंड। ट्यूटोरियल्स में भी इनरिच विद द ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन, हर तरह के ट्यूटोरियल हो सकते हैं वहाँ पे, ऑडियो एंड वीडियो, ताकि वो इंजॉयबल हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, और आपके रिपोर्ट्स कार्ड्स भी आपको उसी समय दे दिए जाते हैं। राइट एनी 3 इश्यूज फेस्ड बाय द कस्टमर, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। ये भी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर से लिया गया, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बोर्ड पेपर से लिया गया। इट्स नॉट सैंपल क्वेश्चन पेपर, इट्स अ क्वेश्चन पेपर, मतलब पूछा गया क्वेश्चन है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कस्टमर वाइल शॉपिंग ऑनलाइन आर। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो पेमेंट फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर आपके डेटा का मिसयूज कर सकते हैं। कई बार रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी का प्रॉब्लम भी हमारे पास आता है। इन प्लेस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट सम फेक प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड।
डैमेज प्रोडक्ट डिलीवरी का भी समस्या आ जाता है कि आपको सही प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया जाता है। बाद में एक्सचेंज के चक्कर में आप लग जाते हैं। कई बार एक्सचेंज में काफ़ी डिले हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। जनरली जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग कराते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होते हैं, कुछ फेक वेबसाइट ही ऐसा करते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम स्वाभाविक है कि अब आपने गुड्स प्रोडक्ट सर्च किया, उसके बाद आपने ऑर्डर किया और आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिला, तो आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। मिसलीडिंग रिव्यू, कई बार रिव्यू के भरोसे हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, लेकिन वो रिव्यू कई बार परचेज़ रिव्यू होते हैं, प्रमोशनल रिव्यू होते हैं, तो वो फेक रिव्यू होते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन हम प्रोडक्ट का नहीं कर पाते हैं, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो। स्पेशली क्लॉथ के केस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नंबर 91, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर इज अ वेल नोन सेइंग। You can't avoid being online, but you can definitely be cautious while doing any online transaction. तो लिस्ट डाउन एनी 3 प्रिकॉशंस। तो वो प्रिकॉशंस क्या है जो आपको लेने चाहिए? क्वेश्चन पेपर 2020 में पूछा गया था। तो प्रिकॉशंस व्हाइल डूइंग द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना चाहिए, आपको पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए, आप साइट्स को ऑथेंटिक सिस्टम पे ही ओपन करें और उसके बाद हिस्ट्री को डिलीट करना बिल्कुल ना भूलें। एक्सप्लेन एनी 5 इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट ई लर्निंग। ये भी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 से लिया गया है, सॉरी क्वेश्चन पेपर 2020 से लिया गया है। तो इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट ई लर्निंग आर लॉन्चिंग ऑफ एनआईसी नेट इन 1987, द सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क का लॉन्चिंग किया गया था गवर्नमेंट से, टीवी चैनल्स का लॉन्चिंग किया गया एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन लर्निंग वेब एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, एनसीईआरटी पोर्टल का लॉन्चिंग हुआ। ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स के थ्रू लिए गए। बुक्स एंड क्वेश्चंस पेपर डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाने लगे। तो दीज आर द सम इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट ई लर्निंग। Which of the following describe a e-commerce? Doing business electronically, doing business, sale of the goods, all of the above. तो actually doing business electronically come under the e-commerce, क्योंकि e-commerce का मतलब होता है electronic commerce. Which types of the e-commerce focus on consumers dealing with each other? क्वेश्चन पेपर 2019 से लिया गया है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि अमेजन, फ्लिपकार्ट ये कैसे टाइप के ई कॉमर्स हैं, तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर्स ई कॉमर्स हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हैज बिकम अ क्रेज दिस डेज, वराइट टू बेनिफिट्स ऑफ इट। इसके 2 बेनिफिट्स आपको बताने हैं और एक वन पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट्स का नाम बताना है। क्वेश्चन पेपर 2019 से लिया गया क्वेश्चन है। ऑनलाइन शॉपिंग इज यूजफुल इन मेनी सिचुएशन। Some of the situations are customers does not have enough time to visit a store and purchase goods. मान लिया आपके पास समय नहीं है कि आप वहां जा सके। स्टोर वेयर यू विल गेट यू नीड मे बी वेरी फार ऑफ, वो ज़्यादा दूर हो सकते हैं आपसे। द मनी स्पेंड इन ट्रैवलिंग टू a स्टोर, पार्किंग द कार, ये सब बच जाता है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए हो सकता है मार्केट में अवेलेबल नहीं हो, तो आप इनसे भी बच जाएंगे। क्योंकि जब आप ग्लोबली सर्च करते हैं तो आपका प्रोडक्ट कहीं भी किसी भी शॉप में मिल रहा हो, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे मिल रहा है, तो वो आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। यू वांट टू सेंड अ प्रोडक्ट टू फ्रेंड, अगर फ्रेंड को भेजना है तो बड़ा इजी होता है, आपको जस्ट डिलीवर एड्रेस चेंज करना होता है, रिसीवर एड्रेस चेंज करना होता है, अपने आप उसी लोकेशन पे प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है। आपके पास टाइम अगर नहीं है, शॉपिंग आवर्स नहीं है, तो आप घर बैठे, ऑफिस में बैठे, कहीं भी किसी भी टाइम पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में कोई फिक्स आवर नहीं होता, ऐसा नहीं कि सुबह के 8 से शाम के 6 बजे तक की शॉपिंग होगी। एनी टाइम यू कैन डू दिस शॉपिंग, तो ये एडवांटेज मिल जाता है आपका। ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो हैज बार्गेन ऑफर्स फॉर द कस्टमर्स डिलाइट, है ना, आपको बार्गेनिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है, रिव्यू की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है यहाँ से। पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो एक्सेट्रा और भी कई सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, राइट एनी 3 चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द गवर्नमेंट इन डिजिटाइजिंग द इंडिया। मतलब तो 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, 2019 में पूछा गया था यही क्वेश्चन पेपर कि डिजिटाइजिंग ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को डिजिटाइज करने के लिए हमें किस चीज़ का ख्याल रखना होगा। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 3 चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया आर ऑटोमेशंस ऑफ ऑल हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, क्योंकि जब आप डिजिटाइजिंग कर रहे थे तो सभी हेडक्वार्टर्स और ऑफिस को आपको ऑटोमेशंस करना था। गवर्नमेंट वेब पोर्टल का लॉन्च करना ये भी उनके लिए एक चैलेंज था। अवेयरनेस सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेयरनेस प्रोवाइड करना ये भी चैलेंज था। आईसीटी कैसे यूज होगा सिटीजन ऑफ इंडिया को, इसके बारे में बताना ये भी एक चैलेंज में आता है। What is web application? Explain the different phases involved in the web application development. क्वेश्चन पेपर 2019 से लिया गया क्वेश्चन है। तो वेब एप्लीकेशन क्या है? एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम जो रिमोट सर्वर पे स्टोर होता है और ऑनलाइन हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू हम उसे एक्सेस करते हैं।
किसी भी वेब एप्लीकेशंस के या किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 4 फेज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट डेफिनिशन फेज़ होते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, जहाँ पे स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। डिज़ाइन फेज़ होता है, जहाँ पे आप एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं कि आखिर उस काम को कैसे करेंगे, किस तरीके से किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ जहाँ पे आप बैकएंड डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फ्रंट एंड एंड इसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। बैकएंड जहाँ पे डेटाबेस की बात होती है, फ्रंट एंड जहाँ पे यूज़र इंटरफेस की बात होती है, इंटरेक्शंस की बात होती है, स्क्रीन की बात होती है, उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। टेस्टिंग फेज जहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे जो आपने एप्लीकेशन बनाया है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड के कनेक्टिविटी को भी चेक हो जाता है। आप फ्रंट एंड के थ्रू डेटा प्रोवाइड करते हैं, बैक एंड पे वो स्टोर हो रहा होता है, फ्रंट एंड के थ्रू आप प्रोसेसिंग की कमांड देते हैं और बैक एंड से वो डेटा लेके प्रोसेस कर रहा होता है। तो ये सारा फेज जो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर आता है। Online shopping is an e-commerce applications where the customer can purchase goods over the internet. There are several websites where the customer can go for the online shopping. Select from the options given below which of the following is not an online shopping website. तो इसमें से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स नहीं है? तो coursera.org जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं है, बाकी सारे पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, स्नैपडील, मिंत्रा और इन्फीबीम पे। Dash are the real-time lectures where user participate, may ask questions and can get their queries answer। ये दो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 एक्चुअली ये वेबिनार होते हैं। इसका आंसर यहाँ पे डी होगा। जो आंसर होगा वो होगा डी। वेबिनार इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स मतलब रियल टाइम लेक्चर्स जो होते हैं वो वेबिनार होते हैं जिसमें कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो सही जवाब क्या है इसका? डी। ठीक है। Question number 100 जो है, there are 4 main phases of development app web application project। Statement 1, the scope of the application decided in the first phase। ठीक बात है, सही है। ट्रू स्टेटमेंट है। द डेटा कनेक्टिविटी इज एस्टैब्लिश बिटवीन द फ्रंट एंड बैक एंड इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 एंड 2 और करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 101, रीता इज गोइंग टू हर aunt house to spend her vacations to book her rail tickets online. She needs to create a new account on the reservation portal. Which of the following is not a correct step to do the same? Sign up on the reservation portal. Fill the registration form. The filled marks the star are optional. एंड क्लिक द सबमिट बटन आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। तो जितने भी स्टेप्स है सब सही हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिसको भी हम स्टार मार्क करते हैं वो ऑप्शनल नहीं होता है, वो मैंडेटरी फील्ड होता है। Read the following statement carefully about e-governments. It is the use of electronic tools for governments. It has decreased the transparency in the system. E-governments empowers the citizen socially and economically. It enables citizens to access information after paying money. Choose the correct options from the following. 1 and 2 are correct. Check कर लीजिए। It is use of electronic tools। ठीक है। It has decreased the transparency of the system। ये तो increase कर रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 2 and 3 are correct। नहीं, 1 and 3, 3 को देखते हैं। E-governments empowers the citizens सोशली एंड इकोनॉमिकली, ये बात भी सही है। आफ्टर पेइंग मनी, ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड ही सही होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड, नॉट सेकंड। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, रजत इज कंपाइलिंग अ डिटेल लिस्ट विद अ क्लियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एप्लीकेशंस फीचर्स ऑफ हिज प्रोजेक्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशन दैट आर प्लेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इन विच रजत इज करेंटली इन। तो अब देखिए, कंपाइलिंग कर रहा है डिटेल लिस्ट विद अ क्लियर डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन फीचर्स, प्रोजेक्ट लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। तो ये क्या होगा? रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज हो सकता है, टेस्टिंग हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो देखिए, जितने भी तरह के काम होते हैं ना जो रजत कर रहा है, चाहे वो एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बताना, उसका स्कोप डिसाइड करना, ये बताना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो उन सबको हम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 जो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 से लिया गया है। मिस्टर अमित वांट्स टू गो फॉर ए बिजनेस ट्रिप। ही इज थिंकिंग ऑफ बुकिंग फ्लाइट, मतलब फ्लाइट बुकिंग के बारे में वो सोच रहा है। तो अब नेम एनी वन साइट विच ही शुड ब्राउज फॉर द बुकिंग ऑन एयर टिकट। तो उसके लिए मेक माई ट्रिप पे वो जा सकता है, और भी कई सारे साइट्स हैं, आईआरसीटी पे भी जाके वो बुक कर सकता है। वन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन, तो कन्वीनियंट होगा, टाइम सेविंग होगा, और भी अदर बेनिफिट्स आप दे सकते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हाइल परफॉर्मिंग। तो पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पासवर्ड शेयर नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट लीव द पासवर्ड अराउंड। उसके बाद गिव एनी वन एडवांटेज टू द कंपनी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन। तो कंपनी को क्या होता है, लेस स्टाफिंग की जरूरत होती है, स्पेस की जरूरत नहीं होती है, बिजली का खर्च बच जाता है उसका। तो और कई कई सारे के कॉस्ट हैं जो वो सेव कर लेता है कंपनी। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट डू मीन बाय द स्कोप ऑफ ए प्रोजेक्ट।
तभी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 22-23 से लिया गया। द फोकस इज ऑन व्हाट द एप्लीकेशन मस्ट डू, रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशन दैट आर द प्लेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। स्कोप का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर में क्या चाहिए, क्या होगा। Roma is booking a railway ticket using online ticketing websites. Make my trip. When she reached to the catch the train, she found that she left the ticket at her hotel. What she do? She can't board the train. बिल्कुल नहीं है. She should book a new ticket. जरूरत ही नहीं है. She should go back and get the ticket. कोई मतलब नहीं है. She can download the e-ticket from the websites. This is the options is the easily available. तो वो डाउनलोड करेगी. वो इतनी ऊपर की ये तीनों काम जो है वो बकवास है. वो करने की जरूरत नहीं है. 107 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एनी टू मोड्स ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग में मोड ऑफ पेमेंट कई सारे होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, ई गिफ्ट वाउचर। तो कोई भी आप दो इसमें से लिख दीजिएगा। 108 कहता है दिस वेबसाइट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज फॉर फ्री इन कोलैबोरेशन विद वेरियस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। व्हिच इज द वेबसाइट? कोर्सेरा, खान, W3 CBSE। तो दैट इज द coursera.org। सर्टिफिकेट की बात है, यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन यही करते हैं, सीबीएसई नहीं करता है। खान अकेडमी में ट्यूटोरियल होता है, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है। W3S जो है HTML कंटेंट्स यानी कि वेब एप्लीकेशंस के लिए, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का अगर लर्निंग करना चाहते हैं तो W3S स्कूल्स पे आप जा सकते हैं। द फेज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डेटाबेस, राइटिंग कोड, तो वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में ही होता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 22-23 से लिया गया है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 22-23 से लिया दिया गया है। दिस वेबसाइट्स इंक्लूड साइट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, साइट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। व्हिच ऑफ दिस वेबसाइट्स? तो इसको हम गो डायरेक्टरी साइट कहते हैं। GOI directory.nic.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया directory.nic.in। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेबसाइट शुड बी सर्च फॉर द लिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक। तो www.ncert.nic.in पे जा सकते हैं आप, जहां से आप एनसीईआरटी बुक को सर्च कर सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर 22-23 से लिया गया है। नेम एनी वन सेंट्रल इनिशिएटिव फॉर द ई गवर्नमेंट। तो सेंट्रल इनिशिएटिव कई सारे हैं, मैंने ऊपर क्वेश्चंस में 5 बताए थे। तो NIC नेट हो गया, सैटेलाइट बेस्ड लॉन्चिंग हुआ था, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम को लगाया गया था। ये सारे इसके सेंट्रल इनिशिएटिव है फॉर ई गवर्नमेंट्स। Which of the following is not a characteristic of a project? Project has a beginning and end. होता है, सभी प्रोजेक्ट का एक बिगनिंग एंड होगा। एक्सटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिफाइंड। ठीक है, प्रोजेक्ट हैज नो बाउंड्री। सॉरी, हर एक प्रोजेक्ट की बाउंड्री होती है, क्योंकि जब बिगनिंग और एंड है तो बाउंड्री भी होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे गलत है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्रोजेक्ट का। बाकी सारे जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट है। तो ये रहा टोटल 113 क्वेश्चंस जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।